नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 के विषय में पढ़ रहे थे और जो भाग 4 है भारतीय संविधान का, इसमें चर्चा किया गया है डीपीएसपी के विषय में, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के विषय में चर्चा किया गया है। किसमें? भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में चर्चा किया गया है। इस भाग का जो है पहला वीडियो हमने देखा था, उसमें हम देखा था कि जो डीपीएसपी की सिद्धांत है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, ये भारतीय संविधान के भाग 4 में है, जिसका संबंध आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक से है। और ये जो नीति निर्देशक तत्व है भारतीय संविधान में, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। पर आयरलैंड के संविधान ने भी स्पेन के सिद्धांत जो संविधान है उससे ग्रहण किया और वहां से भारतीय संविधान में इसको ग्रहण किया गया। देखिए, डीपीएसपी के विषय में हमने बताया था कि आर्टिकल 36 में राज्य की चर्चा किया गया है कि जब हम डीपीएसपी की बात करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करेंगे, तो इस संदर्भ में राज्य की परिभाषा क्या होगा। जब हम राज्य शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध था आर्टिकल 36 से। फिर आर्टिकल 37 के विषय में हमने पढ़ा, जो आर्टिकल 37 है, अनुच्छेद 37 है। अनुच्छेद 37 का संबंध है कि जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यानी कि राज्य अगर डीपीएसपी सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है, इस आधार पर कि राज्य को ये सिद्धांत करना, इस सिद्धांत का पालन करना ही होगा। डीपीएसपी में जो बात की गई है उसको लागू करना ही पड़ेगा। यानी कि राज्य की अपनी मर्जी है कि अगर वो चाहे तो डीपीएसपी को लागू करे और अगर वो चाहे तो डीपीएसपी को लागू नहीं भी कर सकते हैं। हमने ये चीज भी देखा था कि जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार का संबंध किससे है? मौलिक अधिकार का संबंध लोकतांत्रिक आदर्श से है। जबकि जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसका संबंध किससे है? इसका आर्थिक एवं सामाजिक आदर्श से इनका संबंध है। इस भाग के आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 43 तक में जो विभिन्न बात था उनके विषय में हमने चर्चा किया। आज हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 44 से कि आर्टिकल 44 में क्या कहा गया है, इसमें किस तरह की बात की चर्चा की गई है। देखिए, जो आर्टिकल 44 है, अनुच्छेद 44 है, उसके संबंध में समझते हैं। आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई है। यानी कि राज्य का ये कर्तव्य होगा, राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो समान नागरिक संहिता लागू करे, संहिता लागू करे। समान नागरिक संहिता का क्या मतलब हो गया? समान नागरिक संहिता का मतलब हो गया कि वो सभी मामले जो किससे जुड़ा हुआ है, जो दीवानी मामले हैं, जो दीवानी मामले हैं, दीवानी मामले हैं, उनसे जुड़े हुए जो भी कानून होगा वो सभी धर्मों को मानने वाले लोगों के लिए, सभी के लिए समान होना चाहिए। किसी धर्म विशेष की अपनी कानून नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी के लिए समान कानून होना चाहिए। जैसे विवाह से नियम, विवाह से संबंधित नियम हो गया, तलाक से संबंधित नियम हो गया, या बच्चे की गोद लेने से संबंधित नियम हो गया, संबंधित नियम, या उत्तराधिकार, संपत्ति में संपत्ति उत्तराधिकार अधिकार से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों के लिए एक कानून होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों में विवाह से जुड़ी हुई अलग नियम नहीं होनी चाहिए।
तलाक से जुड़ा हुआ अलग नियम नहीं होना चाहिए, और जो बच्चे के गोद लेने से संबंधित नियम है या उत्तराधिकार से संबंधित नियम है वो अलग नहीं होना चाहिए। देखिए, जो आर्टिकल 44 है ना, आर्टिकल 44 इस बात की मना नहीं करता है कि कोई भी नागरिक है जो अपने धर्म को मानते हैं वो अपने धर्म के हिसाब से शादी की व्यवस्था करें, पर आर्टिकल 44 ये कहता है कि शादी से जुड़ा हुआ जो नियम है या तलाक से जो जुड़ा हुआ नियम है वो सभी नागरिकों के लिए एक जैसा होना चाहिए। क्योंकि कुछ कुछ धर्मों में अगर तलाक के नियम ऐसा हो जो पुरुषों को ज़्यादा अधिकार देता हो, महिलाओं को कम अधिकार देता हो, तो ये क्या है कि ये उस महिलाओं के अधिकार का हनन से संबंधित बात हो जाएगा। तो इसके लिए राज्य को प्रयास करना चाहिए। अब सवाल उठती है कि जब ये चीज़ इतना ही महत्वपूर्ण है कि सभी धर्मों के नागरिक को समान न्याय मिले, खास करके दीवानी मामले में, तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड जब संविधान लागू हुआ था तो उसी समय क्यों नहीं लागू कर दिया गया? इसको आने वाले समय पर राज्य के लिए क्यों छोड़ दिया गया? उसी समय लागू कर देते। तो देखिए, जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे देश एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा था। एक तरफ तो देश को जल्दी जल्दी आज़ादी मिली थी, दूसरे तरफ देश का धर्म के आधार पर विभाजन हो गया था, और भारत में रहने वाले चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लोग हो या दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हो, उनके अंदर इस तरह की डर था कि कहीं भारत भी पाकिस्तान की तरह एक धार्मिक राष्ट्र न बन जाए, और जब धार्मिक राष्ट्र भारत बन जाएगा तो इससे क्या होगा कि उन लोगों पर जो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो थोपने का प्रयास किया जाएगा। इस चीज़ की डर बाकी समुदाय के लोगों में था। तो भारतीय संविधान निर्माता ने सोचा कि अगर इसको हम इस समय पे लागू करें तो हमारे देश में वैसे ही एकता की अभी अभाव है, क्योंकि क्षेत्रीयता के नाम पर भी उस समय बहुत ज़्यादा तनाव था। धार्मिक आधार पे तनाव था ही, जाति के आधार पर भी तनाव था। तो उस समय समान नागरिक संहिता को लागू करना हमारे संविधान निर्माता उचित नहीं समझा, और उन्होंने इस बात को मान के चला कि आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति देश में उत्पन्न हो जाएगी, ऐसी स्थिति बन जाएगी जब इस देश में रहने वाले सभी धर्मों के लोग आपस में चर्चा करके इन सब मुद्दे को लेकर के इस समान कानून की प्रक्रिया को स्वीकार कर लेंगे। इसलिए हमारे मूल संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड की व्यवस्था नहीं की गई थी, जबकि ये राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य का डीपीएसपी के अंतर्गत होगा, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आएगा कि राज्य ऐसे कानून बनाए जो सभी धर्मों को मानने वाले लोगों के जो दीवानी मामले से संबंधित कानून है, जैसे विवाह से संबंधित कोई नियम है, तलाक से संबंधित कोई नियम है, या बच्चे को गोद लेने, या फिर इस तरह की जो कुछ भी नियम है वो समान रूप से सभी पर लागू किया जा सके। देखिए, इसमें एक चीज याद रखिएगा कि जो समान नागरिक संहिता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात आती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, अगर हम देखें तो बाद के वर्षों में किस तरीके से लागू है, तो गोवा में पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड था, क्योंकि गोवा को आज़ादी, भारत की आज़ादी की यात्रा से अलग है। गोवा को 1961 में आज़ादी मिला और गोवा में समान नागरिक संहिता है। बाकी कई राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करने की प्रयास किया जा रहा है, ताकि किसी धर्म के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का नुकसान नहीं हो, सभी को समान मामले पर समान न्याय मिल सके, कोई भी नागरिक न्याय से वंचित नहीं रह सके। अब देखते हैं कि आर्टिकल 45 क्या है। आर्टिकल 45 आर्टिकल 45 में कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के देखभाल के लिए 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के देखभाल के लिए क्या होगा
कि स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रोत्साहन देगा सरकार, राज्य की तरफ से प्रोत्साहन दिया जाएगा। आर्टिकल 45 में क्या कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए सरकार क्या देगा, प्रोत्साहन देगा। आर्टिकल 46 इस संबंध में अगर देखें तो आर्टिकल 46 कहता है कि चाहे वो SC या ST समुदाय के लोग हैं जो आर्थिक रूप से भी अभी क्या है, पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं और सामाजिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं, तो इन समुदाय के लोगों की स्थिति को बेहतर करने के लिए सरकार विशेष प्रयास करेगा ताकि ये लोग भी समाज के मुख्य धारा में आ सके, ताकि जो राजनीतिक लोकतंत्र की बात की जा रही है कि इसमें फंडामेंटल राइट्स में, वही लोकतंत्र आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भी नागरिक को मिले। इसके लिए राज्य प्रयास करेगा, किसके द्वारा, तो आर्टिकल 46 के द्वारा, अनुच्छेद 46 के द्वारा। अब देखते हैं कि आर्टिकल